नमस्कार आप सभी लोगों का एक बार पुनः स्वागत है हमारे समृद्धि आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। और थोड़ा-सा जो हम लोगों की मुलाकात का सिलसिला है थोड़ा-सा अब समय लग गया। लेकिन चलिए बहुत ये आपकी डिले नहीं हुई है। ये हम जुलाई-वुलाई का सब करा चुके थे। अगस्त माह का हमारा जो ये पार्ट 2 है, ये आज हम कराने वाले हैं। और आइए देखते हैं अपना पहला। देखिए सबसे पहले अगस्त माह के जो पार्ट 2 में महत्वपूर्ण टॉपिक है, वह प्रयोज्य प्रक्षेपण यान पुष्पक। अब ये पूछेगा कि पुष्पक क्या है, तो पुष्पक के बारे में जानिए कि यह पुनः प्रयोज्य प्रक्षेपण यान है। और 23 जून 2024 को भारतीय अनुसंधान संगठन इसरो ने पुनः प्रयोज्य प्रक्षेपण यान पुष्पक का लैंडिंग परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया। पुनः प्रयोज्य प्रक्षेपण यान एक उन्नत ये एरोस्पेस तकनीक से अंतरिक्ष अन्वेषण को अधिक लागत प्रभावी और टिकाऊ बनाने के लिए डिजाइन किया गया है, ताकि यान को कई बार इस्तेमाल किया जा सके। मतलब ये जो पुष्पक है, ये एक बार जाएगा और अंतरिक्ष में अपनी चीजों को पूरा करके पुनः धरती पर वापस आएगा। ये देखिए इसका चित्र है। और इसका सफल परीक्षण किया गया है, किसके द्वारा किया गया है, तो इसरो के द्वारा किया गया है। आप इसका ध्यान रखेंगे कि आप लोगों से परीक्षा में पूछा जा सकता है जो है वो पुष्पक क्या है, तो आप पुष्पक के बारे में ये जानिए। ये दूसरे टॉपिक को देखते हैं। तो हमारा टॉपिक है देश का पहला स्वदेशी आत्मघाती ड्रोन नागास्त्र वन। देखिए ऐसे ही प्रश्न में पूछ लेगा कि नागास्त्र वन क्या है और चार ऑप्शन दे देगा, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। में जून 2024 में भारतीय थल सेना ने देश के पहले स्वदेशी आत्मघाती ड्रोन नागास्त्र वन को अपने बेड़े में शामिल किया। कि मैं पहले से ही बता रहा हूँ कि चूंकि जब भी देश का पहला, दुनिया का पहला या राज्य का पहला है, तो अपने आप में महत्वपूर्ण फैक्ट हो जाता है। और इसीलिए ये अपने आप में महत्वपूर्ण है कि ये देश का पहला स्वदेशी आत्मघाती ड्रोन है। कौन? नागास्त्र वन। यह एक अत्याधुनिक मानव रहित हवाई वाहन है, से युद्ध सामग्री ले जाने के लिए डिजाइन किया गया है। मतलब ये मानव रहित है। और ये काम क्या करेगा, तो युद्ध, जहाँ युद्धग्रस्त जो क्षेत्र है वहाँ युद्धक सामग्री ये लेकर के जाएगा। सैनिकों की जान को जोखिम में डाले बिना दुश्मन के प्रशिक्षण शिविरों, लॉन्च पैड और घुसपैठियों से निशाना बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। दूसरा महत्वपूर्ण टॉपिक था हमारा, वो डिफेंस से था। पहला हमने देखा पुष्पक के बारे में और दूसरा हमने पढ़ा है नागास्त्र के बारे में। दोनों चीज़ें आप जानते रहिए। चलिए अगला देखते हैं। अब अगला जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वो है वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2024। आप सभी जानते हैं संक्रमण सूचकांक या जितने भी सूचकांक है, चाहे आपका आरओ हो चाहे यूपीपीएस हो, वहाँ से एक प्रश्न आते ही आते हैं। और ये अपने आप में महत्वपूर्ण है क्योंकि ये विगत वर्षों में भी पूछे गए हैं। के बारे में जानिए कि 2024 को विश्व आर्थिक मंच ने प्रभावी ऊर्जा संक्रमण को बढ़ावा देने के लिए वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2024 जारी किया। तो सबसे पहला फैक्ट तो यही है कि ये किसके द्वारा जारी किया जाता है। जो वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक जो 2024 जारी किया गया है, जारी करने वाली संस्था क्या है, वो संस्था कौन सा है? विश्व आर्थिक मंच। ये पहला फैक्ट हो गया। फिर अब इसमें दूसरा जो महत्वपूर्ण पॉइंट है कि ऊर्जा समानता, सुरक्षा और स्थिरता के क्षेत्र में उल्लेखनीय सुधार के कारण भारत ने अपनी रैंक में सुधार किया है। मतलब अगर इस अंक जो 24 में जारी हुआ है उसमें भारत की रैंक को देखा जाए, में भारत की रैंक में सुधार हुआ है। और जो अभी प्रेजेंट टाइम में जो भारत की रैंक है वो बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे ही रैंक पूछ लेगा, अगर आप लोगों ने पीवाईक्यू देखा होगा तो ऐसे ही 63, 53, 67 ऐसे दे देगा। तो आपको बताना है कि करंट में जो 2024 में है वो 63 है, जबकि 2023 में 67वें स्थान पर। मतलब 2023 में कौन सी रैंक भारत की? वो 67 थी, तो अभी घट करके वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2024 में शीर्ष स्थान किसको मिला है? जन को। वेरी इंपॉर्टेंट है कि
देखिए भारत की रैंक तो 60 है, वो प्रगति को दिखा रहा है 67 से 60 है, लेकिन अगर इसमें शीर्ष स्थान देखा जाए तो शीर्ष स्थान किसका है, स्वीडन का है। उसके बाद डेनमार्क और फिनलैंड क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर, मतलब पहले स्थान पे स्वीडन, दूसरे पे डेनमार्क और तीसरे पे कौन सा है, फिनलैंड है, ये आपको बता देना है। और विश्व आर्थिक मंच का मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है। मतलब ये एक फैक्ट अतिरिक्त जान लीजिए, क्योंकि कभी कभी आयोग क्या करता है, तूफानी करने के ऐसे ऑप्शन डाल देता है। और देखिए अभी आप लोगों का, कुछ बच्चों का हमारे पास मतलब प्रश्न आया था कि सर आप जो है पीवाईक्यू मतलब जो करा रहे हैं या जो भी टेस्ट सीरीज करवा रहे हैं वो वन लाइनर टाइप में करवाइए। देखिए वन लाइनर का जमाना नहीं रह गया, अगर हम यहाँ आपको वन लाइनर क्वेश्चन कराएं तो आप देख रहे होंगे कि अब उस तरीके से करंट अफेयर्स में चीज़ की जा रही हैं। अब आपको बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, और वो तभी आप कर पाएंगे जब आप टॉपिक को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। यदि ऊर्जा, वैश्विक ऊर्जा संक्रमण 2024 के बारे में जब तक आप पूरी जानकारी नहीं रखेंगे, के द्वारा जारी किया जाता है, इसमें भारत की रैंक क्या है, शीर्ष में कौन सा देश है, तब तक आप सोचिए केवल भारत की रैंक आप रट करके जाएंगे, हो सकता है कि आपको एक ऑप्शन आ रहा हो 60, लेकिन और जो अदर ऑप्शन है वो आप गलत कर जाएंगे। तो थोड़ा सा डीप पढ़ने की कोशिश, क्योंकि अब आयोग जो है वो डीप जा करके थोड़ा सा अपना परिश्रम भी आप बढ़ाएं। अतिरिक्त फैक्ट है, और इसकी स्थापना जो हुई वो उत्तर में हुई, तो भी आप लोग देख लेंगे। देखिए फिर अगला है पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024। अब इसमें देखना है कि किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो ये अमेरिका का ये जो एल यूनिवर्सिटी है उसके द्वारा ये सूचकांक जारी किया जाता है, और इसमें जो शीर्ष रैंक है वो एस्टोनिया को मिला है, और भारत की रैंक जो है वो 176। फैक्ट बहुत महत्वपूर्ण है कि जो है पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में जो भारत की रैंक है 170 है। और सोचिए ये भारत की जो है निम्न अवस्था को दर्शाता है, कुल 180 देश हैं, भारत की रैंकिंग 170। ये देख लेना, अगर शीर्ष है तो शीर्ष या एक देश है उसके द्वारा मतलब वो शीर्ष रैंक पे है, और अगर आगे ये पूछता है कि के द्वारा जारी किया जाता है तो ये के द्वारा ये जारी किया। चलिए आगे बढ़ने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना, आप सभी लोगों की एक डिमांड थी कि सर जो है आरओ का जो एक बैच लाइए, तो हमारे संस्थान के द्वारा भी ये प्रयास किया जा रहा है। और इसके तहत देखिए हम जो टेस्ट सीरीज ला रहे हैं इसमें हम कुल जो है वो 15 टेस्ट कराने वाले हैं, और इस 15 टेस्ट के माध्यम से न केवल हम आपके संपूर्ण जो टॉपिक है उसको कवर करेंगे, वहाँ से महत्वपूर्ण क्वेश्चंस देंगे, में कुछ पीवाईक्यू भी रहेंगे जो विगत वर्षों में आए हुए हैं और जिनकी आने की प्रबल संभावना है। और इसमें हिंदी का भी हमारा टेस्ट रहेगा। इसमें 12 टेस्ट जो हम कराने वाले हैं वो फुल कराने वाले हैं, और 12 सेक्शनल कराने वाले हैं, और 3 जो है वो हमारा फुल होने वाला है। ये सारा शेड्यूल है। 25 अक्टूबर से हमारा जो बैच है वो होता है, और एडमिशन जो है अभी प्रारंभिक 100 बच्चों के लिए मात्र 499 रुपये रखी गई है, और जैसे ही हमारा क्राइटेरिया पूरा होगा तो ये फ़ी बढ़ जाएगी, तो अभी आप लोग इसका लाभ लीजिए। और आप लोग इससे, आप सभी जानते हैं कि क्या मुख्य परीक्षा कोई भी परीक्षा हो, तो पहले टेस्ट सीरीज बहुत बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है, और वो भी तब जब जब एक अच्छा संस्थान और एक अच्छे टीम के द्वारा कराए। हमारे टीम में विनीत पाठक सर हैं, तेज सर हैं, फिर अरुण सर हैं, ये लोग काफ़ी अनुभव लेकर के बैठे हुए हैं, सबने मेंस इंटरव्यू लिखा है, और उनके द्वारा ये टेस्ट पेपर तैयार किए जाते हैं। इसमें हमारी भी भूमिका रहती है, हम भी बने रहते हैं आप लोगों के साथ, सारी चीज़ें हैं। और जो हमारा 25 अक्टूबर से शुरू हो रहा है और 13 दिसंबर, अगर सब कुछ अच्छा रहा तो आपका जो प्रस्तावित है 22 दिसंबर आरओ का, तो हम जो एग्ज़ाम प्रस्तावित है तो हमारा ये प्रयास है कि इसको हम 13 दिसंबर तक जो वो फिनिश कर दें। और जब आप इस टेस्ट के माध्यम से आप अपनी तैयारी को देंगे, तो आप जो बच्चे बॉर्डर लाइन पे हैं जिनका 2-4 क्वेश्चन से रह जाता है, बहुत ही लाभदायक होने वाला है, क्योंकि इस टेस्ट सीरीज सबसे ज़्यादा भूमिका वही होती है कि अगर बच्चा 2-4-6 को रह रहा है, और वो क्यों रह जाता है, ऐसा नहीं है कि उसको जानकारी नहीं है, उसको चीज़ें आती नहीं, वो इसलिए रह जाता है कि वो प्रैक्टिस नहीं कर पाता। और यहाँ हम भरपूर प्रैक्टिस कराएंगे, और साथ ही साथ हम डेली क्यूज करवाएंगे। इसमें हमारा टारगेट है कि 100 से 125 क्वेश्चन डेली हम क्यूज के माध्यम से करवाएं, जिसमें
जीएस के भी होंगे, जिसमें सामान्य हिंदी के भी होंगे, उससे भी आपका डेली रिवीजन होता रहेगा। तो चलिए, अधिक जानकारी के लिए 730330 7507 पे संपर्क करें। ऑफिस के लोग और बेहतर बताएंगे। हमारा यही आपको सुझाव है कि आप लोग इसे और लाभ लीजिए। चलिए, जो अगला हमारा 5 नंबर टॉपिक है कि देखिए, ये लेफ्टिनेंट जनरल जो उपेंद्र द्विवेदी थे, ये अभी नए थल सेना अध्यक्ष बने हैं। और ये किसको मतलब किसके स्थान ग्रहण किया है, तो इन्होंने जो मनोज पांडे जो हमारे पूर्व थल सेना अध्यक्ष थे, रिटायर होने के बाद इन्होंने दायित्व ग्रहण किया है। हालांकि ये बहुत आसान सा फैक्ट है, नहीं लगता कि ये पूछे, जान लीजिए, होता है कि कभी ये भी आ जाए। फिर जो छठवां और महत्वपूर्ण टॉपिक है कि अभ्यास ओपेक्स 2024। पहले तो यही जान लीजिए इसके होता है, मतलब किन देशों के। इससे 26 जून 2024 को भारतीय वायुसेना और मिस्र की वायुसेना, देखिए होपेक्स जो अभ्यास है, सैन्य अभ्यास है, वो भारतीय वायुसेना और मिस्र की वायुसेना के बीच होता है, पहली चीज। और ये चौथा संयुक्त सैन्य अभ्यास है। दूसरा जो महत्वपूर्ण फैक्ट है कि चौथा संयुक्त अभ्यास है और मिस्र में आयोजित किया गया। तीसरा जो महत्वपूर्ण फैक्ट है कि ये कहाँ आयोजित किया गया, ये मिस्र में। होपेक्स किससे संबंधित है, भारतीय और मिस्र वायुसेना। चौथा संस्करण है और इसका आयोजन कहाँ हुआ, वो मिस्र में हुआ। अभ्यास में भारतीय वायुसेना के राफेल लड़ाकू विमान 17 ग्लोब मास्टर और IAL-78 टैंकर ने भाग लिया। तो आप लोग के लिए होमवर्क है कि बताइए, राफेल लड़ाकू विमान भारत ने परचेज किया है, वो किस देश से उन्होंने खरीदा है भारत ने। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। देखिए, कुछ पुस्तकों के बारे में जान लीजिए, महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं और यहाँ बहुत संभावना है कि आपसे पूछे। तो सबसे पहला जो पुस्तक है, द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी, पुस्तक के लेखक कौन है, सैम पित्रोदा के बारे में जानते ही होंगे कि ये एक तरीके से कांग्रेस पार्टी और ये वैदेशिक को ये देखते हैं, अक्सर उटपटांग बयानों को लेकर के चर्चा में रहते हैं। फिर आपको उधर नहीं जाना है, आपको ये देखना है कि द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी के लेखक कौन है, तो सैम पित्रोदा है। दूसरा जो महत्वपूर्ण पुस्तक है, सोर्स कोड माई बिगिनिंग्स, तो लेखक है बिल गेट्स है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि सोर्स कोड माई बिगिनिंग गेट्स है। और एंड फाइंड्स ए होम, एंड फाइंड्स ए होम, इसकी जो लेखिका है वो आलिया भट्ट है। आप लोगों को आश्चर्य हो रहा होगा, ये इतना मतलब टैलेंटेड है कि ये पुस्तक भी लिख रही हैं, लिखा जाता है। फिर द लायन वुमेन ऑफ तेहरान, मार्जन कामली, जान लीजिए, ये भी महत्वपूर्ण फैक्ट है। 4 पुस्तक है, इनको भी आप लोग ध्यान देंगे, बहुत संभावना है कि यहाँ बन जाए। फिर 8वां है हमारा यस वर्ल्ड रैंकिंग 2025 के बारे में जो चर्चा है, इसमें देखिए रैंकिंग में कौन सा देश है, मैसाचुसेट्स जो कि संस्थान है ये है। और आप लोगों को कमेंट में बताना है कि किस देश से संबंधित है। दूसरे स्थान पे जो है वो इंपीरियल कॉलेज यूके का जो है वो है। और तीसरा जो स्थान है ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय यूके का है। और हार्वर्ड जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका का जो विद्यालय है वो 4th रैंकिंग। और अगर भारत के विश्वविद्यालयों की रैंकिंग देखा जाए तो आईआईटी मुंबई को 118वां स्थान इसमें, तब ये शीर्ष पे तो इसको मिला है। लेकिन अगर भारत के विश्वविद्यालयों मतलब जो कॉलेज यूनिवर्सिटी देखा जाए, में जो है आईआईटी जो है बॉम्बे को मिला है, 118वां स्थान मिला है। यह इस सूची में शामिल भारत का शीर्ष संस्थान है। और विगत रैंकिंग्स की तुलना में इस वर्ष आईआईटी बॉम्बे की रैंक में 31 स्थानों का सुधार दर्ज किया। मतलब जो अभी 118 रैंक पे जो आईआईटी बॉम्बे है, अगर पीछे में देखा जाए तो एक सुधार हुआ है। देखिए, इसमें महत्वपूर्ण फैक्ट ये हो गया। और दूसरा महत्वपूर्ण फैक्ट ये, यस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में किस विश्वविद्यालय को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ और वो किस संबंधित। चलिए टॉपिक को देखते हैं। फिर अगला जो है वो कीर स्टारमर है, ये देखिए इनको है, ये चेहरा है, इन फोटो है। और ये ब्रिटेन के मतलब यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए, अभी हाल ही में चुनाव संपन्न हुआ है। ये भी महत्वपूर्ण फैक्ट इनके
ये भी बनता है। तो आप देखिए 5 जुलाई 2024 को नए प्रधानमंत्री के रूप में लेबर पार्टी के कीर स्टारमर को चुना गया। सबसे पहला फैक्ट ये है कि ये पार्टी से संबंधित है, तो ये लेबर पार्टी से। देखिए वहाँ कंजर्वेटिव भी दे देगा और एक दो पार्टी दे देगा, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि लेबर पार्टी के हैं स्टारमर। फिर कीर स्टारमर के नेतृत्व में लेबर पार्टी ने हाउस ऑफ कॉमन्स की कुल 650 411 सीटों दर्ज की। मतलब लेबर पार्टी ने जो वहाँ का संसदीय चुनाव हुआ उसमें 600 650 जो सीटें थी 411 पर जो है वो जीत दर्ज की। जबकि रिपब्लिक के नेतृत्व में कंजर्वेटिव पार्टी जो भूतपूर्व प्रधानमंत्री का संबंध भारत से रहा है, वो कंजर्वेटिव पार्टी से समर्थित थे और उनकी पार्टी ने 121 दर्ज की। और 1832 के बाद किसी भी आम चुनाव में कंजर्वेटिव पार्टी द्वारा जीती गई सीटों की सबसे कम संख्या। मतलब 1832 के बाद ये कंजर्वेटिव पार्टी है, अब तक का सबसे खराब परफॉर्मेंस ये कर रही है। और कीर स्टारमर ब्रिटेन के 58 में प्रधानमंत्री बने हैं। ये भी महत्वपूर्ण फैक्ट है। कौन से प्रधानमंत्री? प्रधानमंत्री। और 2024 के आम चुनाव में हाउस ऑफ कॉमन्स में ऐतिहासिक रूप 26 भारतीय मूल, मतलब अगर हाउस ऑफ कॉमन्स जो वहाँ की संसद है, पार्लियामेंट, उसमें अगर देखा जाए तो कितने भारतीयों ने जीत दर्ज की है, वो 20 भारतीयों ने दर्ज की। ये सारा बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है और यहाँ से अब कोई प्रश्न बनता है तो आपका गलत नहीं हो। और देखिए करंट पढ़ने का अप्रोच भी अब इसी तरीके से बनाइए, क्योंकि अब ये हम जो है वन लाइनर फैक्ट पढ़ के चले जाएंगे और चीज़ें हो जाएंगी तो नहीं होंगी, क्योंकि आयोग जो है अब वो डीप जा करके पूछ रहा है। फिर जो आज का हमारा अंतिम टॉपिक है कि मसूद पेजेशकियन ईरान के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति। आप सभी जानते होंगे पिछले वीडियो में मैंने दिखाया ही था कि ईरान के जो राष्ट्रपति इब्राहिम राइसी, उसका हेलीकॉप्टर दुर्घटना में निधन हो गया था। उसके बाद ईरान में जो आम चुनाव कराए गए और उसमें मसूद पेजेशकियन ये जो है ईरान के नए राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं। और थोड़ा सा इनके बारे में जानिए कि मई 2024 को ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी के निधन के बाद हुए आम चुनाव में इन्हें राष्ट्रपति निर्वाचित किया गया। और ईरान के राष्ट्रपति का कार्यकाल जो होता है वो 4 वर्ष के लिए होता है तथा वह पुनः निर्वाचित किया जा सकता है। मतलब जैसे हमारे यहाँ है कि राष्ट्रपति का जो कार्यकाल 5 वर्ष होता है और यहाँ भी पुनर्निर्वाचित किया जा सकता है। निर्वाचित का यहाँ तो प्रत्यक्ष निर्वाचन तो राष्ट्रपति का होता नहीं है और वहाँ जो है वहाँ जनता चुनती है राष्ट्रपति। ये फर्क है। बहरहाल इतना फैक्ट जानिए कि 4 वर्ष के लिए का कार्यकाल और ये पुनर्निर्वाचित पात्र भी। नाम इनका है मसूद। चलिए आगे बढ़ने से पहले ये तो आप लोगों ने देख ही लिया है। आप लोग अधिक जानकारी के लिए 7330 पर करें, ऑफिस के लोग और बेहतर बताएंगे। और सबसे लास्ट में देखिए ये हमारे समृद्धि आईएएस का टेलीग्राम चैनल, आप लोग इससे ये जुड़िए। यहाँ हम टाइम टू टाइम आपके परीक्षा से बहुत महत्वपूर्ण जानकारी लेकर के आते रहते हैं। यहाँ निःशुल्क क्विज टेस्ट होते हैं, ये में तमाम चीज़ें हमारे संस्थान के लोग हैं डालते रहते हैं, जो एडमिन है। तो आपको आपकी जानकारी से सभी महत्वपूर्ण सूचनाएं मैटर यहाँ निःशुल्क उपलब्ध होते हैं, तो इससे तो आप लोग जरूर जुड़िए। साथ ही ये हमारे समृद्धि आईएएस का यूट्यूब चैनल है, इसे आप लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। ये आप ही का चैनल है और इसे आप ही को आगे बढ़ाना है। और हमारा सेकंड चैनल भी है संदीप मिश्रा ऑफिशियल, आप लोग इससे भी जुड़िए, क्योंकि हम टाइम टू टाइम यहाँ भी महत्वपूर्ण जानकारियाँ लेकर के आते रहते। चलिए आज के लिए इतना ही, पुनः मिलते हैं नए वीडियो में नए क्लास के साथ। अब तक के लिए धन्यवाद, शुभकामनाएं।